बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने OLX पे लगा दिया है। इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रखा गया। पहले सैलाब मुतासरीन के लिए जो पैसा आया, जिससे उनके घर बनाने थे, उनकी बहाली करनी थी, उनका ख्याल रखना था, वो पैसे भी उड़ा दिए गए हैं। अभी तक हमारे जो लोग काम कर रहे हैं सैलाब मुतासरा इलाकों के अंदर, वो साफ बता रहे हैं कि कई एरियाज के अंदर से तो पानी उतरा ही नहीं। सिंध की गवर्नमेंट ने एक भी घर नहीं बनाया। वो वफाकी हुकूमत ने किसी को कोई काम करके नहीं दिया। वो जो बहुत बड़े पैमाने पर खैमे आए थे बैरून मुल्क से, उनमें से कुछ खैमे सिर्फ लोगों को मिले हैं और बाकी खैमे भी गायब हैं। राशन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, घर बनाकर नहीं दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बनाकर नहीं दिया, और सब बेड़ा गर्क किया और पैसा गायब कर दिया। आपको याद है एक खबर चल रही थी इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने जुल्फी बुखारी को रोजवेल्ट होटल बेच दिया, जो अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क में। यह खबर चल रही थी, बार बार चल रही थी। जब रेहाम खान ने इस खबर को चलाया तो बरतानिया में जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान के ऊपर केस किया। रेहाम खान ने माफी मांगी और फिर अपना बयान जारी किया, जिसको 3 दिन तक अपने ट्विटर के मेन पेज के ऊपर रेहाम खान ने लगाकर रखा और जुल्फी बुखारी से माफी मांगी। अब ये तो रेहाम खान के साथ हुआ था, पाकिस्तान के मीडिया के साथ तो कुछ हुआ नहीं था। पाकिस्तान का मीडिया कहता था कि तबाह कर दिया हर चीज को, बर्बाद कर दिया हर चीज को। और अब अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान का एक एसेट है, एक होटल, उसको बेचा जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी रोला डाल रही थी, और अब इस होटल को बेचने के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत। शहबाज शरीफ की हुकूमत ना कहें, PDM की हुकूमत कहें, क्योंकि उसमें फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी भी हैं। और सबसे ज्यादा रोला इन्होंने डाला हुआ था कि ये होटल बिक जाएगा, होटल बिक रहा है, होटल को क्यों बेच रहे हैं। तो बोल न्यूज की खबर के मुताबिक आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है इस होटल की फरोख्त, और मुबैना तौर पे इस होटल को अपने ताल्लुकदार एक अरबी शख्स को बेचा जा रहा है। यानी अरब ममालिक में से एक मुल्क है और वहां पे अपने ताल्लुकदार को यह होटल, बाकी आप खुद समझदार है किसको और क्यों बेचा जा रहा है। तो शरीफ खानदान के तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाते हैं। पाकिस्तान का एक कीमती एसेट है और उसको ओने पोने बेचने की तैयारी है, यानी जो उसकी असल कीमत है उससे कम कीमत के ऊपर बेचने की तैयारी है। ये एक और खबर लीजिए आप, किस तरीके से पाकिस्तान का एक और एसेट अमेरिका में बेचने की तैयारी है। आसिफ इमान साहब हैं, ये अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इसको बताया था, फिर ये ARY पे भी चली, हर तरफ ये खबर चली और लगातार चलती जा रही है। इन्होंने बताया कि वाशिंगटन में बैंक से $70 लाख का कर्जा लिया गया और उससे आराइश की गई पाकिस्तान के सफारत खाने की एक बिल्डिंग की, और अब उस बिल्डिंग को $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी शहबाज शरीफ ने काबीना की मुखालफत के बावजूद दे दी है। काबीना ने मुखालफत की, इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने की एक बिल्डिंग, जिसको $70 लाख के अंदर उसको सजाया गया था, इसमें कीमत शामिल नहीं है, उसकी तज़यीन व आराइश की गई थी $70 लाख अमेरिकी के अंदर, और बैंक से कर्जा लेकर की गई थी। उस बिल्डिंग को $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई है, और शहबाज शरीफ साहब ने यह मंजूरी काबीना की मर्जी के बगैर दी है। अब ये आसिफ इमान साहब ये कह रहे हैं कि मैं यह अमेरिका में रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हूं, और मैं इस बिल्डिंग का $12 मिलियन में खरीदार हूं। यानी $68 लाख में ये बेच रहे हैं ना, वो $120 लाख में, यानी लगभग दुगनी कीमत का खरीदार अपने आप को बता रहे हैं। अब ये भी अपने किसी चहीते को दे रहे होंगे अगर इतने कम पैसों में दे रहे हैं तो। इस तरीके से पाकिस्तान का हाल कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान में यह भी अभी इस दफा पहली मर्तबा हुआ है कि इत्तेहादी जमातों में से 2 ने काबीना के इजलास का बाइकआउट कर दिया। और बाइकआउट क्यों किया? देखिए, ये बलूचिस्तान की वुज़रा हैं जिन्होंने बाइकआउट किया है। इसमें जो वुज़रा हैं उनमें JUI के लोग हैं, फजल रहमान की पार्टी के वुज़रा है, उन्होंने बाइकआउट किया। और ये तो उन्होंने तय करके बाइकआउट किया है कि ठीक है यार, आप लोग बाइकआउट कर दें, हमने तो ये काम करना ही करना है। दूसरा, बलूचिस्तान मैंगल पार्टी जो है, BNP मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप,
उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया काबीना के इजलास का। जराए का कहना है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा ने रेकोडेक के मामले पर काबीना इजलास का बाइकआउट किया और ये इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उनका कहना है कि 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है? ये एक कानून है कि रेकोडेक जो है, या कोई भी पाकिस्तान के अंदर से खजाना मिलेगा या मादनियात मिलेंगी तो उस सूबे का उसके अंदर हिस्सा होगा 18वीं तरमीम के मुताबिक। लेकिन इसको वफाक के कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है और वफाक इस पे एक तरह से वहां के जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कब्जा कर रहे हैं हमारे वसाइल के ऊपर। बलूचिस्तान पहले ही पिसा हुआ है, तालीम की सहूलतें वहां नहीं है, हेल्थ की सहूलतें वहां नहीं है। बलूचिस्तान में एम्बुलेंसेस भेजने का मकसद यह है कि वहां पे जो शख्स भी जख्मी होता है वो माजूर हो जाता है, अस्पताल ही कोई नहीं है। और अगर अस्पताल लेकर जाना तो गरीब आदमी इतने पैसे ही खर्च नहीं कर सकता। यानी वो गाड़ी लेकर जाएगी, पहले आएगी, उसको उठाएगी, लेकर जाएगी कई 100 किलोमीटर, फिर उसको वहां से वापस लेकर आएगी कई 100 किलोमीटर, फिर उन लोगों ने वहां पे रहना भी है तो वो नहीं कर सकते। तो हमने कम से कम कोशिश की, वहां पे एम्बुलेंसेस भिजवाते हैं, अभी और भी भिजवाएंगे इंशाल्लाह। अब लोगों से हम बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी दे रहे हैं। तो ये उस सूबे के वसाइल के ऊपर कब्जा, यानी जिस सूबे को आपने कभी कुछ नहीं दिया, गैस उनकी इस्तेमाल कर करके खत्म कर दी, जिस सूबे की हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया, अब रेकोडेक के जो उनके अपने जखायर हैं उनके ऊपर भी वफाक का हक। तो वो उसके लिए उन्होंने अलामती तौर पे एक बाइकआउट किया है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। अगर तो वो वाकई बलोचों के हक के लिए आवाज उठा रहे होते तो वो फौरी तौर पे हुकूमत से अपने आप को अलहदा करते और वो ये कहते कि हम इस हुकूमत में नहीं बैठ सकते जो हुकूमत बलोचों का हक छीन रही है। लेकिन क्योंकि ये आपस में बड़े बड़े मिले हुए होते हैं तो अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए पार्शली इन्होंने बाइकआउट किया कि बलूचिस्तान वाला जो जेयूआई का जो एरिया है या जो बलूचिस्तान की पार्टी जो जेयूआई वाली है वो बाइकआउट कर दे, केपीके वाली आ जाए अंदर। और इसी तरह से बलूचिस्तान मंगल पार्टी जो है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल, इन्होंने भी बाइकआउट किया है। लेकिन ये बाइकआउट अवाम की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। अब जरा कुछ स्टेटमेंट देख लें, ये इंपोर्टेड हुकूमत के अपने हैं, मैं चीज आपको नहीं बता रहा। शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है, एक शाहिद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट है ख्वाजा साद रफीक का। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ना। पीपल्स पार्टी को तो होश ही नहीं है ना, उनको तो समझ ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो जो वर्ल्ड टूर पे निकला पहले दिन से अब तक वापस ही नहीं आ रहा। वो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आता है, गरीबों के साथ 1-2 फोटोज बनाता है, उन फोटोज को टाकी शाकी मार के फिर निकल जाता है बैरून मुल्क और वो फोटोज दिखा के पता नहीं क्या करता रहता है। यानी टक्के का काम नहीं किया। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के साथ जो पाकिस्तान का हमसाया है, ताल्लुकात आपके बदतरीन हो गए हैं। चीन जो है वो आपसे नाराज हो रहा है, ईरान के साथ ताल्लुकात सब दुनिया जानती है, भारत के साथ मामला वैसे ही कटाई का शिकार हैं। अब उसके बाद रशिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं बताने की जरूरत नहीं है। और आपका वजीर खारजा जो है वो यूरोप और अमेरिका के टूर से वापस ही नहीं आ रहा। अब वो दोबारा अमेरिका के टूर पे चला गया 1 हफ्ते के लिए। सबसे ज्यादा मौजें तो बिलावल जरदारी की लगी हुई हैं, पता नहीं अमेरिका से इन्होंने निकालना क्या है। फिर 1 हफ्ते के लिए अमेरिका चलेंगे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए। इससे पहले वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे थे अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद वो चले गए थे एक और मुल्क में, यहां पे इसी रीजन के अंदर ईस्ट एशिया में घूमते रहे और उसके बाद अब चले गए अमेरिका दोबारा 1 हफ्ते के लिए। बिलावल के ऊपर जो खर्चा किया अब तक इस इंपोर्टेंट हुकूमत ने, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, हालात ये पैदा हो गए हैं कि दालें आप अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दालें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है। हालांकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पैदा कर सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं दी कभी हमारे हुक्मरानों ने, तो दालें बाहर से मंगवानी होती हैं। अब दालें मंगवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं जिन पैसों से अब हम इंपोर्ट कर सकें दालें, डॉलर नहीं है ना, तो ये भी आगे एक मुश्किल पैदा आ रही है। दवाइयां, जो खाम माल दवाइयां बनाता है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, 2 हफ्ते का सामान रह गया है, दवाइयां भी नापैद होती चली जाएंगी, मशीनरी बाहर से नहीं आ रही, हर चीज रुक गई है। इवन डॉलर को पाकिस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले आप $10,000 तक पाकिस्तान से बाहर से जा सकते थे अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। अब वो हद जो है वो $6,000 है, ये इतने पैसे आप ले जा सकते हैं। और एक और हद मुकर्रर कर दी, अगर आप साल में 10 दफा भी सैर करने जा रहे हैं या 10 मरतबा भी आप सयाह हैं या आपको बार बार पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है, तो आप टोटल $30,000 ले जा सकते हैं, चाहे आप अरबपति भी हैं। $5,000 एक बंदा बाहर ले जा सकता है
اور اس کو ذرا آپ سمجھیے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ڈالر ختم ہو گئے ہیں۔ اب اس طرح کے اقدامات سے ایسا خوف پیدا ہو رہا ہے جس خوف کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ ہنڈی حوالے کے ذریعے سے پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے ہیں، اور لوگوں کو پاکستان کی اکانومی کے اندر سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اسحاق ڈار ہے۔ یاد رکھیے گا، جب جب شریف خاندان کو پاکستان میں ریلیف ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، NRO ملتا ہے، تب تب پاکستان کے اندر سے اچھے لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، سرمایہ کار چلے جاتے ہیں، ڈاکٹرز چلے جاتے ہیں، انجینئرز چلے جاتے ہیں، IT ایکسپرٹس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو برین ڈرین ہے وہ سب سے زیادہ تیزی سے ہوتا ہے جب یہ شریف خاندان اقتدار میں آتا ہے، اور وہی اس وقت ہو رہا ہے۔ پچھلے 7-8 مہینوں کے اندر ریکارڈ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں، اور زیادہ تر ٹیکنیکل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پاکستان کا برین ہے جو کسی ملک کی ترقی میں رول پلے کرتے ہیں۔ بہرحال بلاول نے اب تک جو پیسہ خرچ کیا اپنے غیر ملکی دوروں پر پچھلے 7 مہینے میں، وہ پیسہ ہے جناب 250 کروڑ، 175 کروڑ روپے یہ پیسہ بلاول نے خرچ کیا ہے۔ یعنی عام پاکستانی جب باہر جائے تو سال کے اندر $30,000 سے باہر زیادہ نہیں لے جا سکتا، لیکن بلاول کے لیے $30,000 تو چھوڑ دیں آپ، وہ اس نے خرچ لیا کتنا پیسہ؟ 175 کروڑ روپے۔ عام پاکستانی کے لیے پورے سال کے اندر $30,000 کی حد، یعنی ایک عام پاکستانی کے لیے پورے سال میں $30,000 کی حد، جبکہ بلاول کے لیے 7 مہینے کے اندر 2.25 ارب روپے، 250 کروڑ روپے۔ یہ فرق ہے ایک عام پاکستانی میں اور بلاول میں۔ تو اسی لیے بلاول نے کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ شہباز شریف نے کہا ہے جی IMF نے باقاعدہ پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں۔ تو جب ہم بتا رہے تھے کہ یہ معاہدہ نہ کرو ایسے، جب ہم بتا رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل پاکستان کو گروی رکھ رہے ہیں، تو اس وقت شہباز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے۔ اور اس وقت الزام کس پر لگائے جا رہے تھے؟ الزام لگائے جا رہے تھے عمران خان صاحب پر، لیکن اس وقت کس پر الزام لگائے جا رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ ملکی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان یا کسی اور کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا بھی سٹیٹمنٹ آپ سن لیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بھی ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، ڈار کو بھی نہ ٹھہرائیں، مفتاح کو بھی نہ ٹھہرائیں، اور عمران خان کو بھی ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ پہلے کہتے تھے عمران خان ذمہ دار ہے، اب کہتے ہیں نہ ہم ہیں نہ عمران خان ہے۔ یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ مانیں گے کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں، عمران خان ذمہ دار نہیں تھا۔ جو بیڑا غرق انہوں نے پاکستان کی معیشت کا کیا ہے۔ آخری بیان ذرا خواجہ سعد رفیق کا بھی آپ سن لیں۔ جناب فرما رہے ہیں کہ ان کے انڈر جو محکمے ہیں، جو ادارے ہیں، ان میں تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے اب ختم ہو گئے ہیں۔ یہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ جو محکمے اور ادارے ان کے پاس ہیں، ان اداروں میں ملازمین کو، جو وہاں کام کرتے ہیں سرکاری ملازمین، ان کو تنخواہیں دینے کے اور پینشن دینے کے پیسے اب موجود نہیں ہیں۔ اور بہت سارے سرکاری ملازمین جن کو میں جانتا ہوں سینئرز کو، ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کب سے نہیں ملی یہ بھی آپ کو بتا دوں گا میں، ذرا وقت آنے دیجئے۔ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہ چپ چپ کر کے بات بتانا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا صبر کریں، آپ کو پیسے دیتے ہیں، لیکن تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ اور اس کے اندر ایک اور ذرا خبر میں آپ تک پہنچا دوں کہ یہ جو تنخواہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں مل رہی، پاکستان سے باہر جو پاکستان کے سفارت خانے کام کر رہے ہیں، یعنی متعدد پاکستانی سفارت خانوں کے ملازمین کی تنخواہیں 4 مہینے سے بند ہیں۔ ایسا پاکستان کا بیڑا غرق کیا اس امپورٹڈ حکومت نے۔ یعنی بہت سارے ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، یعنی یورپ کے کئی مشن، انہوں نے وزارت خارجہ کو خطوط لکھے ہیں کہ مشن کو پچھلے 4 ماہ میں $50 لاکھ کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، اور یہ پیسہ جب دیں گے تو لوگ تنخواہیں لیں گے نا۔ پاکستانی یورپ مشن نے وزارت خارجہ کو خط میں لکھا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے سے ہمارے کام متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، عمان میں، ویانا میں، بیلجیم میں اس جگہ پہ تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ترکی اور افغانستان، وہاں پہ بھی تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں۔ تو جب آپ تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے تو ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ ڈیفالٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان لوگوں نے۔ اب نواز شریف کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں،
اور उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। सिर्फ 2 सूरतों में वापस आ सकेगा नवाज शरीफ, वरना लोग छोड़ेंगे नहीं। एक, या तो कोई दोस्त मुल्क पैसा दे दे, या फिर IMF का पैसा आ जाए। IMF का पैसा फिर डिले हो गया, उन्होंने कहा जी हम जनवरी में आएंगे। दिसंबर में भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे और जनवरी के मिड तक तो वो पैसे देने वाले नहीं हैं। और इस सारी सूरत हाल में भी आपको पता सबकी तवज्जो किस बात पे है, खासतौर पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, कि कहीं इमरान खान वापस ना आ जाए। यानी ये मुल्क की तबाही की पूरी दास्तान मैंने आपके सामने रखी है ना। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनकी पूरी तवज्जो ये है कि इमरान खान को कैसे रोकना है, कहीं इमरान खान वापस ना आ जाए। तो ये बात है सीधी सीधी, सबकी तवज्जो लगी हुई है ना इमरान खान को नाअहल करने के ऊपर या उसको हटाने के ऊपर। तो ये तमाम कारोबार, ये तमाम मुनाफे जो आप पाकिस्तान के अंदर कमाते हैं, जो जायज़ नाजायज़ आपके कारोबार हैं, ये सब पाकिस्तान के साथ ही हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत है तो ये सब कमाइयाँ हैं, वरना ये सारी कमाइयाँ नहीं होगी। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के साथ इमरान खान लाज़िम मलज़ूम हो चुका है। आप उसको अलग नहीं कर सकते, नाअहल करके भी नहीं कर सकते। कितना और डुबोना है पाकिस्तान को इस तजर्बे में। तो ये जो सहूलतकार हैं जिन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करके मुसल्लत किया हुकूमत, उनके लिए लगता है कि शायद आखिरी मौका है। अगर उन्होंने इससे भी फायदा ना उठाया तो फिर अवाम फैसला अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।